जब आप मास्टर से कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो, रेगुलर एक जो माइंड सेट होता है वो खत्म हो जाता है आपका। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद से जब मुझे घर वालों ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया और स्पेशली फ्रेंड्स ने ये चीज़ बोली कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, तो आप इन्हीं को लेके आगे चलो, अपने स्किल्स को पॉलिश करो। और इतना ज़्यादा फिर इंटेलेक्चुअल लोगों से बातचीत हुई, यहाँ की फैकल्टी से भी बातचीत हुई और फ्रेंड से बातचीत हुई, तो उन लोगों ने सबने यही बोला कि आप सिर्फ अपने आप को फोकस करो और अपने स्किल्स को पॉलिश करो और अपने जो भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करके चलो। हाय, वेलकम आतिका। आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे बहुत स्वागत है। एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली फॉर क्वालिफाइंग योर नेट। आपने अभी के एग्जाम में नेट क्वालिफाई किया है एंड उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपको नेट क्वालिफाई करके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड माय नेम इज़ आतिका आसिफ और ये मेरा सेकंड टाइम नेट मैंने क्लियर किया है। लास्ट टाइम जून 2024 सेशन में मेरा नेट क्लियर हुआ था। उसके रिगार्डिंग प्रद्युमन सर के साथ जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी उस टाइम, लेकिन इस टाइम मेरा कुछ ही मार्क्स से JRF रह गया। तो आगे मैं आप ही के साथ टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के ही प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर मैं बोलूँ तो मेरे 72% मार्क्स आए हैं और कुछ परसेंट से मेरा इस बार JRF रह गया है। और मैम ये बोलूँ अपनी फीलिंग्स फ़िलहाल अभी के लिए तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि JRF नहीं हो पाया, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अभी मैं एज अ फ्री स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने सारे वाइटीज़ के सेशन देखे हैं, इवन के सारी मैराथन अटेंड किए हैं और एक्टिवली कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो इससे मुझे एक ये बेनिफिट मिला है कि मैं लास्ट एग्ज़ाम के बाद जैसे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है बच्चों की, मेरे साथ वो इशू नहीं आया है और कंसिस्टेंसी के साथ ही मैंने पढ़ाई की है। और मतलब इवन के मैराथन से भी इस बार के अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो कुछ डायरेक्ट ही क्वेश्चंस थे जो एकदम एग्जाम में सामने आ गए, तो पता चला कि ये तो बिल्कुल मैराथन वाले क्वेश्चंस ही हैं। तो बिल्कुल भी एग्जाम में फेयर नहीं था और बहुत इजीली एग्जाम को टैकल किया और 83 क्वेश्चन मेरे ठीक थे इस बार पॉलिटिकल साइंस के अंदर। वेरी गुड स्कोर। थैंक यू मैम। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि बहुत इजी अभी तक मेरी जर्नी रही है। तो और सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलूँगी कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं हुआ इस एक मतलब रिजल्ट देखने के बाद। थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले प्रद्युमन सर से भी बात हुई थी इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने भी बोला कि आप फ्यूचर पे फोकस करिए। और कुछ लोग भी थे मेरी लाइफ में ऐसा, अभी इस टाइम में थोड़ा ऐसा फेस था कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पुल डाउन करने की कोशिश की इस चीज़ को लेके। तो मैं उन लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप भी अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इंटरफेयर करना बंद कर दें दूसरों की लाइफ में, तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। That's a very good point. That's a ice on the cake, I would say, for this interview. मतलब इतना बढ़िया सजेशन हमें किसी से नहीं मिल सकता है कि आप ठीक है अपने काम से काम रखिए, दूसरों की लाइफ में कम इंटरफेरेंस कीजिए, हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव करेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन थिंग। अगर आप फोकस करते हैं अपनी लाइफ पे तो सीरियसली आपको कोई आपके माइंड पे बर्डन नहीं रहेगा और आप अपनी लाइफ में जितना बेटर कर पाओगे शायद किसी ने ही किया हो। आपको जैसे बोला आपने कि आपको बुरा लग रहा है, तो बुरा लगाने वाली कोई बात नहीं। इवन आफ्टर क्वालिफाइंग नेट आप यू कुड बी इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो और ऐसा नहीं है कि आपको आगे जीरो से शुरू करना है, जैसे सर ने भी बोला। आप जीत के बहुत करीब है। नेट हुआ है 2 बार हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो पे, और वो भी फ्री क्लासेस के साथ में। मतलब दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट थिंग कि आपने जो है वो फ्री क्लासेस के साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है। दैट वाज योर सेकंड अटेम्प्ट और अभी भी सिर्फ कुछ मार्क्स से आपका जो है वो JRF बचा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। आपका मास्टर्स पहले बताओ कि कहाँ से हुआ है? मैम मेरा ग्रेजुएशन जो है DU से हुआ है, रेगुलर मोड से, और उसके बाद से मैंने मास्टर जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है IGNOU से, और 23 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट होता है और दिसंबर 23 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। और फिर जून 24 में मैंने टेक्स्ट बुक के लिए सर्च करना स्टार्ट किया और जुलाई में मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया था। तो एज अ पेड स्टूडेंट मैं तब टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ी थी। तो उस टाइम तक भी मुझे एज सच मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज नहीं थी नेट के बारे में, लेकिन धीरे धीरे जब पता चली चीज़ें, और इवन के अगर टेक्स्ट बुक के ऐप के बारे में बात करूँ तो ये एक ओवरऑल पैकेज है। मुझे पर्सनली अपने लेवल पे बताऊँ
तो लेके मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इसमें मुझे मॉक जैसे कि पता ही है कि 3 आवर्स के मॉक लगाते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है, एक एग्ज़ाम वाला जो फील आता है वो आपको घर पे आ जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन आप प्रोवाइड कर रहे हो सारी चीज़ें, तो ओवरऑल पैकेज है एक तरीके से। और फिर उसके बाद से मेरा अभी लास्ट में जो जैसे मैंने दिया जो मेरा टाइम था जनवरी 6 को, उसके बाद ये मैंने सारी जो प्रिपरेशन की वो आपकी फ्री क्लासेस से की। और जहाँ से भी स्पेशली पेपर वन की भी मैंने सारी लाइव क्लासेस अटेंड करी, मैम की जो भी मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं, तो इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो सेम आपकी बात करूँ या प्रद्युमन सर की बात करूँ, सेम एंथुसियाज़्म के साथ लाइव क्लासेस के अंदर जो फ्री में अवेलेबल होती हैं और या फिर जो टेक्स्ट बुक ऐप पर होती हैं जो पेड एज अ पेड स्टूडेंट मैंने ली थी, सेम एंथुसियाज्म के साथ आप लोग पढ़ाते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी। मुझे ऐसा लगता था कि फ्री क्लासेस में वो चीज़ नहीं मिल पाएगी या नोट्स वगैरह मुझे सेम नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो भी आपकी पीपीटी वगैरह होती है सेम ही चीज़ होती है। और इवन कि आप टेलीग्राम पे भी वो चीज़ शेयर कर देते हैं पीडीएफ। एक्चुअली सिलेबस इतना वास्ट है ना, तो पेड में हम कराते हैं, बहुत जी। स्ट्रक्चराइज्ड वे में कराते हैं, नो डाउट, बट दैट डजंट मीन कि यूट्यूब पे चीजें जो है वो एक्स्ट्रा जाती हैं या वो रेलेवेंट नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर इन द पेड क्लास, तो इसीलिए वो चीजें जो है वो वहां पे जाती हैं। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर पेड स्टूडेंट्स ऑल्सो कि अगर वो यूट्यूब वाले क्लासेस अटेंड करते हैं। तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लाइफ में जहाँ पे आपने सोचा हो कि मुझे नेट के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, या क्या ऐसा फ्यूचर ड्रीम्स को आप लेके चल रहे थे इसके साथ में कि नेट क्वालिफाई करने के बाद दिस इज द थिंग दैट आई विल अचीव, ये मुझे मिल जाएगा? मैम जब दिसंबर में स्टार्ट की थी फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन, तो उस टाइम मुझे ऐसा था, क्योंकि मैंने जैसे अभी बोला मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी नेट की, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि पोटेंशियल देखा मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे अंदर, कि उनको लग रहा था कि आप अचीव कर सकती हैं, आप एज अ प्रोफेसर मतलब आप एज अ प्रोफेसर अपने गोल को अचीव कर सकती हैं। तो आप इसी फील्ड में, अकेडमिक के फील्ड में जाइए। इवन कि मेरे माइंड में, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम में मैंने सोचा था कि मैं कॉर्पोरेट में स्विच कर लेती हूँ और अपने अकेडमिक करियर को उसको स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है, स्पेशली जब आप मास्टर से कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो, रेगुलर एक जो माइंड सेट होता है वो खत्म हो जाता है आपका। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद से जब मुझे घर वालों ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया और स्पेशली फ्रेंड्स ने ये चीज़ बोली कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, तो आप इन्हीं को लेके आगे चलो, अपने स्किल्स को पॉलिश करो। और इतना ज़्यादा फिर इंटेलेक्चुअल लोगों से बातचीत हुई, यहाँ की फैकल्टी से भी बातचीत हुई और फ्रेंड से बातचीत हुई, तो उन लोगों ने सबने यही बोला कि आप सिर्फ अपने आप को फोकस करो और अपने स्किल्स को पॉलिश करो और अपने जो भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करके चलो। तो सेम यही था रीज़न, जो मेरा मतलब ये सब्सक्रिप्शन लेने का रीज़न मेरा यही था। जब मैंने ये लिया तो मेरी जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, उन टॉपिक्स को मैंने अपना क्लियर किया और फाइनली कि अभी जो भी 10 यूनिट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मेरे क्लियर हो चुके हैं। तो ये रीज़न था। और फिर ये है कि अभी मैंने पीएचडी का एनरोल कराने के लिए सोचा है और इसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और होप्स हो कि इस ईयर में पीएचडी में एनरोलमेंट कर लूँगी। बिल्कुल, हम टीचर्स तो जैसे प्रद्युम्न सर साथ में, आई एम ऑल्सो परस्यूइंग माई पीएचडी, तो इट्स बीन 4 years, मेरा एमफिल भी हुआ है। तो अगर उससे रिलेटेड भी कोई गाइडेंस होगी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू स्टूडेंट्स, तो हम उसमें गाइडेंस के लिए अभी इवन पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा वो चलता रहता है सर में, और क्लासेस लेते रहते हैं हम उस पर। तो थोड़ा सा ये बताओ कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरीके, वाज देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कि आपने कि मुझे पहले सिलेबस करना है, मुझे देन पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए उसके बाद सिलेबस पे स्विच किया है कॉन्सेप्ट्स पे, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? मैम मेरा जो स्ट्रेटजी था वो मैंने स्टार्टिंग से ही यही फॉलो किया था, मतलब लास्ट ईयर से यही फॉलो किया था। जब एग्ज़ाम मेरा नेट क्लियर हो गया था तो उसके बाद तभी से मेरा सेम ही रहता था कि मैं जो पूरा वीक होता था उसमें 5 days फ्राइडे तक मैं अपने नॉर्मली जो क्लासेस होती थी वो लेती थी। उसके बाद से ऐसा नहीं है, जब सेशन भी मेरा एक्सपायर हो गया था तो मैंने वाईटीज़ की सेम जो भी टाइमिंग्स रहती थी उसी पर मैंने उसको डिले नहीं किया और उसी टाइम पर मैंने लाइव क्लासेस ली, पेपर 1 की, पेपर 2 की। फिर उसके बाद से जो होता था सैटरडे संडे में मैं 3 hours के मॉक टेस्ट लगाती थी, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहता था। तो लेकिन इस बार बहुत चीज़ें बेटर हो गई थी लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, और टाइमिंग के इशूज़ के चलते मैं 3 ही आवर का मॉक टेस्ट लगाती थी, सैटरडे में और संडे में, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाती थी और एक माइंडसेट बन जाता था कि 3 आवर आपको बैठना है और बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना किसी को। तो वो जो साथ में कंसिस्टेंसी बनी मेरी 3 घंटे की, उससे मेरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो गया। बहुत ही मतलब रेयरली ऐसा होता था कि मैं पेपर 1 और पेपर 2 का अलग से लगाती थी इंडिविजुअली, क्योंकि उससे मेरा
फिर माइंड नहीं बन पाता था उस तरीके से, तो इसलिए मैं 3 आवर का ही मॉक टेस्ट लगाती थी। साथ में PYQ ऐसा रहता था कि जो भी मेरा यूनिट कंप्लीट होता था हैंड टू हैंड, मैं उसके बाद इवनिंग में उसको रिवाइज करने के बाद उस यूनिट को कंप्लीट कर तो लेती थी। प्रैक्टिस सेट, मूक क्विज़ेस, ये एक लैंडमार्क रहा है हाँ आपके जी। प्रिपरेशन Yes, ma'am. स्ट्रैटेजी का। इसको मैं क्लासेस की अगर बात करूं तो लाइव क्लास लेने में या उसको बाद में रिकॉर्डेड देखने में क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस हो सकता है? मैम लाइव क्लासेस में रहता है आप बहुत एक्टिवली सुनते हो, और स्पेशली मेरे अंदर ये चीज़ है कि अगर मैं लाइव क्लासेस ही लेती थी ऑलमोस्ट, मैराथन में भी मैंने 5 आवर्स की मैराथन में मैं बैठी हूँ और मैंने लिए हैं उसको। इससे ये बेनिफिट रहता है, आप पोल्स देते हैं और पोल्स में भी सीधा आंसर कर सकते हैं, कोई डाउट होता है आप डाउट पूछ सकते हैं, पोल नहीं भी होता है तभी भी आप अपना डाउट रेज कर सकते हैं। तो उस टाइम आपके साथ ये रहता है। उसके बाद से आप एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि पड़ा हुआ है और डाउनलोडेड है, आप देख सकते हो, या अभी तो लाइव नहीं है, आप फिर मन नहीं करता उसको देखने का, तो वो वाली चीज़, वो वाला माइंड सेट दोबारा नहीं बन पाता। तो सेम बस ये रीज़न यही है कि मैं हमेशा से जब भी लाइव क्लासेस होती हैं, स्पेशली फ्री क्लासेस, मैं साथ में अटेंड करती हूँ, क्योंकि पोल में मुझे खुद से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़, उसमें पार्टिसिपेट करने में, तो हमेशा से मैंने वो चीज़ की है। कोई ऐसा दोनों पेपर की, पेपर 1 पेपर 2 की मैं बात करूँ तो कोई ऐसा एक पॉइंट है जिस पे आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए किसी एक एरिया पे? जैसे अभी वेटेज क्वेश्चंस का किसी यूनिट से ज़्यादा आ रहे हैं, किसी से कम आ रहे हैं। अभी हमने देखा जैसे IR से बहुत क्वेश्चंस थे इस बार, IR और फॉरेन पॉलिसी। कोई ऐसा पॉइंट जो आप बताना चाहते हैं या सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस पे ज़्यादा फोकस किया, इसको अब नया ट्रेंड है, एक्सटेंसिवली ज़्यादा हम लोगों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है? मैम क्रोनोलॉजी, जैसे कि इस बार हम देख रहे हैं लास्ट ईयर्स के ट्रेंड से यही चला आ रहा है कि क्रोनोलॉजी बेस्ड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली 7th और 8th यूनिट के क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन भी, इधर टू द पॉइंट वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले हैं इस बार। तो वन लाइनर में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, इवन कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे कि अभी एक क्वेश्चन इन लोगों ने दिया था कि लेनिन की डेथ कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन इन्होंने बोला था। तो बहुत माइनर क्वेश्चन होते हैं जिनको हम नहीं देख के जाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक इंट्रोडक्शन अगर किसी फिलोसोफर का थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, बर्थ डेट या डेट में ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रोनोलॉजी और ये जो छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ और उनका टाइम पीरियड, ये भी आपको कहीं ना कहीं अब रखना होगा, क्योंकि कट ऑफ जैसे जैसे रेज कर रही है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी ही होगी। Okay, now you are planning for PhD, so that was journey of Atika. Yes. So congratulations again. आप अब प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म से किसी को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देना चाहते हैं, so that is all yours now. यस मैम, मैं सबसे पहले तो क्रेडिट अपनी फैमिली, स्पेशली मेरी मदर को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे हर टफ टाइम में सपोर्ट किया है, स्पेशली दिस टाइम। और क्योंकि एक होता है ना कि घर में आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हो और आपको एक बाहर वक्त का एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, तो उस टाइम में थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है स्टूडेंट, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं अपनी फ्रेंड्स को भी इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। और जिनको नहीं देना चाहूँगी वो कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में, मैं डायरेक्टली तो मेंशन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन बस मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें, शायद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। और दूसरों को कमेंट में क्रिटिसाइज़ करने से सीरियसली कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको, मतलब आपका सुकून आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो I मच। enjoyed meeting her, and she is a very bubbly girl and outspoken girl. I felt so nice meeting you, Atika. And yes, that was it. So students से इस इंटरव्यू के बाद एक सजेशन मैं यही देना चाहूँगी, इधर उधर जो भी बातें होती रहे, दैट्स द मेजर पॉइंट दैट केम आउट, कि इधर उधर जो भी बातें होती रहे, आपको अपने टारगेट पे, अपने सक्सेस पे फोकस करना है, और फिर उसके बाद में जीत आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।